कौन कौन से हैं। निर्देशन के क्षेत्र के विषय में हम यदि चर्चा करते हैं तो इसमें हमें ज्ञात होता है कि निर्देशन शारीरिक विकास के लिए प्रदान किया जाता है। निर्देशन मानसिक विकास के लिए कार्य करता है। निर्देशन संवेगात्मक विकास के लिए कार्य करता है। निर्देशन सामाजिक विकास के लिए कार्य करता है। निर्देशन शैक्षिक विकास, व्यावसायिक विकास, आर्थिक विकास, राजनैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास से संबंधित काम करता है। इसका जो सीधा फलसफा है अथवा इसका जो सीधा संबंध है वह संबंध है कि व्यक्ति जिस परिस्थिति में रहता है, जिस परिस्थिति में निवास करता है, उस परिस्थिति में व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, है ना, और अपनी उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील बना रहना चाहिए। इसीलिए कल जब हमने चर्चा की थी तो हमने इस विषय पे चर्चा की थी कि वो अपना शारीरिक विकास करने के लिए मदद करवाता है, मानसिक विकास करने के लिए मदद करता है और संवेगात्मक विकास के लिए मदद चाहता है या मदद करता है। तो ये जो 9 के 9 मुद्दे हैं, ये मुद्दे आपस में जुड़े हुए मुद्दे हैं, है ना, एक दूसरे से लिंक्ड है। यदि हम कहें कि व्यक्ति की शैक्षिक उन्नति हो पर शारीरिक दुबला पतला हो, मानसिक उन्नति तो उसकी हो रही है पर शरीर दुबला पतला है, तो फिर लोग ये भी कहते हुए सुने पाए जाते हैं, कहते भैया कुछ लेते क्यों नहीं हो, कुछ लिया करो, लेने से तुम्हारी हेल्थ बनेगी। सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा। इसका मतलब है कि ये आवश्यक है कि आप जो ले रहे हो वो या जो काम कर रहे हो उसके आधार से आप अपने आप को इम्प्रूव करो। अपने आप को इम्प्रूव करते हुए आपको ये चीज माने आपका शारीरिक विकास भी उत्तम होना चाहिए, आपका शरीर भी सुगठित होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए, बीमारियों से रहित होना चाहिए। और इसके लिए हम विभिन्न लोगों से परामर्श लिया करते हैं, है ना। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यदि हम जनरल स्वास्थ्य की बात करते हैं, सामान्य स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो हम स्वयं ही अथवा हमारे पेरेंट्स, हमारे शिक्षक इसके विषय में हमें जागरूक करते रहते हैं। पहले आपने देखा होगा जब मैं पढ़ता था उस समय की बात है कि जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे तो उस समय टीचर्स आपके नाखून देखा करते थे, आपके नाखून कितने बड़े हैं, आपके बाल कितने बड़े हैं, आप कैसी यूनिफॉर्म पहन के आए हो, कपड़े आपके गंदे तो नहीं है, इन सब चीजों को देखा करते थे, इंस्ट्रक्ट करते थे भैया हाथ धो के खाना खाना। बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, आज से 30 साल पुरानी, है ना। तो वो उस समय मतलब जो बच्चे जागरूक नहीं थे, मतलब यहाँ से जाते थे स्कूल से, जो अपना बैग होता था बैग घर में फेंकते थे और जो भी घर में बन रहा होता था वो उठाते और खाने चालू कर देते थे। तो उनको इंस्ट्रक्ट कर दे ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे पहले घर जाकर हाथ धोने हैं, हाथ धोकर ही आपको खाना खाना है, बिना हाथ धोए किसी को भी खाना नहीं खाना है। तो इससे पता लगता था कि हम शारीरिक स्वस्थ रहें, क्योंकि जो जर्म्स हमारे हाथ में आते हैं वो जर्म्स हमारे पेट के अंदर ना चले जाए, वरना हम बीमार पड़ जाएंगे। बीमार पड़ेंगे तो हमारी शैक्षिक हानि भी होगी, हमारी सामाजिक हानि भी होती है, हमारी संवेगात्मक हानि भी होती है। तो इस तरीके से हमें तैयार किया जाता था जिसके आधार से हम अपना संपूर्ण रूप से शारीरिक विकास कर सकें और यह शारीरिक विकास में हम सहयोगी बन सकें। ऐसा ना हो कि केवल हम विकास के नाम पर शैक्षिक विकास करें और इतने में ही शांत रह जाएं, शैक्षिक विकास भी पूरा ना हो और मानसिक विकास भी हमारा पूरा ना हो। फहमीदा खान, आप अनम्यूट क्यों हो गए हो, कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, गुड मॉर्निंग करना है। गुड मॉर्निंग सर। मैडम, है ना, गुड मॉर्निंग आप म्यूट सर। रखिए ताकि और को डिस्टर्ब ना हो, है ना। कोई प्रश्न हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए। तो ये सारे के सारे विकास हमारे लिए आवश्यक हैं, इसके आधार से ही हमारा जीवन चलता है, जीवन बसर होता है, और इसके बिना हमारा जीवन चल भी नहीं सकता है। तो ये सारे आयाम हमारे उस फील्ड में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसमें से हमने देख लिया था कल शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए, और आज हम थोड़ी सी चर्चा सामाजिक विकास को करते हुए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विकास के बारे में यदि हम चर्चा करें तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है,
सोशियोलॉजी में आपने देखा होगा, जब हम समाज की परिभाषा तैयार करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि जितने भी प्राणी हैं, जितने भी प्राणी, वे सभी प्राणी अपने अपने समूह में निवास करते हैं। आपने देखा होगा ना, गाय बैल भैंस होते हैं ना, इनका जो ग्रुप होता है, ये दिन भर तो एक दूसरे को मारते रहते हैं, एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है ना तो एक दूसरे के पास आकर बैठ जाता है। आपने नोटिस किया होगा, माने यदि 50 गायें बैठी हुई हैं तो एक दूसरे से उनका किसी को पीछे का हिस्सा, किसी के आगे का हिस्सा, किसी का मुंह, किसी का पूंछ, किसी के ऊपर रखी ही मिलेगी आपको। तो वो भी ग्रुप में रहते हैं। हिरण को देखा होगा, वो भी ग्रुप में रहते, कौओं को देखा होगा, वो भी अपने ग्रुप में रहते हैं। तो ऐसा ही प्रकृति है कि जो जिस प्रजाति का जीव है वो अपनी अपनी प्रजाति में, अपनी अपनी प्रजाति के आधार से अपने ग्रुप में निवास करता है। तो जब सामान्य प्राणी अपने ग्रुप में निवास करते हैं, सामान्य प्राणी भी अपने ग्रुप में निवास करते हैं, तो क्या मनुष्य अपने ग्रुप को छोड़ सकता है? क्या मनुष्य अपने ग्रुप को तिलांजलि दे सकता है? क्या जीवन बसर अपने ग्रुप के बिना हो सकता है? ग्रुप मतलब समाज के बिना। समाज क्या है? कल आपको मैंने बताया था कि व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। ठीक है, सामान्य सी परिभाषा समाज किसे कहेंगे हम? कि जो व्यक्तियों का समुदाय है, उस व्यक्तियों के समुदाय को हम समाज कहते हैं। और इसमें जो समुदाय बनता है उसमें शर्त है कि जहां व्यक्ति एक दूसरे का उपकार करते हैं, सौहार्द से निवास करते हैं एवं क्या कहें, शांत भाव पूर्वक अपना जीवन बसर करते हैं, ऐसे कम्युनिटी को, ऐसे ग्रुप को हम समाज नाम देते हैं। और जहां व्यक्ति बेमनस्यता के, जहां व्यक्ति वैमनस्यता के साथ, जहां व्यक्ति दूसरे से लड़ाई झगड़े के साथ, कलहता के साथ, अप्रियता के साथ निवास करते हैं, उसे हम समझ कहते हैं। सामा और जा, समझ, है ना? तो समझ और समाज में अंतर क्या है? कि जहां व्यक्ति आपस में कोऑपरेटिव होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, है ना, उसको हम समाज नाम देते हैं। तो केवल इतना ही नहीं, अभी जितने भी देश हैं ये आपस में सामाजिक रूप से निवास करते हैं। समझे आप? ये भी देखो, अभी अमेरिका को कुछ दवाइयों की आवश्यकता पड़ी और भारत में उन दवाइयों का उत्पादन होता था, तो उन्होंने बड़े प्रेम से हमसे कहा था कि साहब हमें ये दवाइयां आवश्यकता है। यद्यपि कुछ साल पहले तक अमेरिका ने बैन कर रखा था कि इंडियन फार्मेसी की या इंडियन प्रोड्यूस कोई भी मेडिसिन अमेरिका में बेची नहीं जाएगी या दी नहीं जाएगी, लेकिन आवश्यकता पड़ती ना तो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और वहां से अमेरिका ने हमारे लिए वेंटिलेटर भेजे थे। स्वाभाविक है ना? तो एक देश दूसरे देश से इस तरीके से कनेक्ट है। जैसे अभी आपको बता दें, कश्मीर में उत्पन्न हुए सेब, टमाटर पाकिस्तान जाते हैं, और पाकिस्तान में उत्पन्न हुई बहुत सारी चीजें भारत आती हैं, चाइना में उत्पन्न हुई बहुत सारी चीजें भारत में आती हैं। तो ये आपस में सहयोग चलता है, आपस में हम रहते हैं। और जब तक ये आपस पना सौहार्दपूर्ण होता है तब तक ये जिंदगी बहुत सुकून से जीते हैं। और जैसे ही ये सौहार्द खत्म हो जाता है, जैसे पाकिस्तान से हमारा सौहार्द खत्म हो गया, तो रोज कहीं ना कहीं गोलियां चलती रहती हैं। कभी हमारे जवान तो कभी उनके जवान या उनके आतंकी मारे जाते हैं। तो स्वाभाविक है ना, सौहार्दपना तो नहीं हुआ ना, तो आपस में दोनों देश के प्रति कलह खत्म तो नहीं हुई ना। तो ऐसे ही जब हम समाज, माने ये देश के आधार से देख लो और घर के आधार से भी आप देख लो, यदि हम घर के 4 सदस्य आपस में मिलकर नहीं रहते हैं, आपस में मिलकर कार्य नहीं करते हैं, और यदि नहीं होता है, तो क्या हमारे घर को कोई अच्छा घर कहता है? आप अपने घर को अच्छा घर कहोगे? फिर पता है ना, हम जहां भी बैठते हैं अपने घर की बुराई करने लगते हैं। भैया हमारे घर में तो ऐसे लोग हैं, हमारे घर में तो ना बिल्कुल ऐसे नाक में दम कर रखी है, हमारे घर में तो ना बैठने ही नहीं देते हैं, हमारे घर में तो 1 मिनट की शांति नहीं है। इसका मतलब है जो समाज का कंसेप्ट है, वो समाज के कंसेप्ट को हमारे घर में फॉलो नहीं किया जाता है। आप मानते हो ना इस बात को, कि यदि इस तरीके से हमारे घर में सामाजिक बेमनस्यता काम करे, सामाजिक कलह हमारे घर में रहे, है ना, तो क्या हम अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं? तो कहते भैया तुम अपना चूल्हा अलग रख लो, हमारा चूल्हा हम अलग रख लेते हैं। दीपिका शुक्ला, ऐसे ही होता है ना? क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हैं इस चीज को?
कि साहब आपको जो करना है वो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे ना नाक में दम करके रखो तो भी हम अपना जीवन जी सकते हैं। हो सकता है पॉसिबल? नहीं। इसका मतलब है कि जो सामाजिकता है, ये सामाजिकता हमें डेवलप करनी होती है। अच्छा छात्र, अच्छा बालक हम उसको ही कहते हैं जिसमें अच्छी सामाजिकता पाई जाती है। ज्ञान के साथ सामाजिकता की भी आवश्यकता होती है। आपको पता है, आपने जब लीडरशिप के बारे में पढ़ा होगा या नेतृत्व के बारे में पढ़ा होगा, तो बोलते हैं अच्छा नेतृत्व किससे होता है या किससे कहते हैं या कौन कर सकता है? तो बोले जिस व्यक्ति में अच्छी सामाजिकता पाई जाती है, वो व्यक्ति अच्छा नेतृत्व कर सकता है, अच्छी तरीके से सबको लेकर चल सकता है। समझे? तो ये सामाजिकता भी हमें बालकों को सिखानी होती है। मान लो जो लड़ाई झगड़े वाले बालक होते हैं, उन व्यक्तियों को आप देखना, हर व्यक्ति सलाह देता है कि भाई ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये सारी सलाहें दी जाती ना, भी क्यों दी जा रही हैं? वो इसलिए सलाह दी जाती है ताकि अच्छी सामाजिकता से संपूर्ण सर्वांगीण सभी लोगों का विकास संभव है, अन्यथा किसी का भी विकास संभव नहीं है। इसलिए सामाजिकता के लिए गाइडेंस काम करता है। शैक्षिक विकास के विषय में आप सब लोग जानते ही हैं। एक तो जिस विषय में या जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो, उस विषय में या उस क्लास में, कक्षा के विषय में अपने आप को समाधान करना, अपने आप का एडजस्टमेंट करना, इसके लिए शैक्षिक निर्देशन प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही शैक्षिक निर्देशन में आपको जब कक्षा दर कक्षा माने एक से लेकर आगे की विषय में जब हम उन्नति करते हैं या उन्नति करते, जैसे आप अभी जिस स्टेज पे हो उस स्टेज से ऊपर जाने के लिए आप क्लास फर्स्ट में पढ़ रहे हो तो क्लास सेकंड के लिए, सेकंड में पढ़ रहे हो तो थर्ड के लिए, आपने यदि ग्रेजुएशन कर लिया तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो डॉक्टरेट के लिए, डॉक्टरेट कर लिया तो पोस्ट डॉक्टरेट के लिए हमें सजेस्ट किया जाता है। आपको पता है अधिकांश लोग ये जानते ही नहीं है कि डॉक्टरेट करने के बाद भी पढ़ा जाता है, डॉक्टरेट करने के बाद भी पोस्ट डॉक्टरेट के लिए अप्लाई किया जाता है। अधिकांश छात्र जानते ही नहीं है या जानते हैं तो कभी अप्लाई ही नहीं करते हैं, जिसे हम डीलेट कहते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें कभी किसी ने बताया नहीं, हमें उसके कोई फायदे पता ही नहीं, और इसीलिए हमने आज तक कभी अप्लाई या कभी हमने उस विषय में सोचा ही नहीं है ना? आप लोगों के विषय में नहीं कह रहा हूं मैं, हमसे जो बड़े लोग हैं मैं उनके विषय में कह रहा हूं, है ना? क्योंकि अभी तो आप लोगों ने मास्टर डिग्री ही ले रहे हो, लेकिन ऐसा सही है ना कि पीएचडी के बाद भी कुछ पढ़ाई होती है, इस विषय में भी हमें जानना है और उसके आधार से हमें और विकास करना है। पर इस विषय में यदि हम गाइडेंस का स्कोप देखें, गाइडेंस के बारे में हम कार्य देखें, तो हमें लगता है 100% गाइडेंस यहाँ फेल है, क्योंकि हमारे देश में इस तरह का गाइडेंस कहीं भी देखने को नहीं मिलता है ना? ममता यादव, सही कह रहा हूं ना मैं? ऐसा गाइडेंस जिनकी ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसा गाइडेंस हमें देखने को मिलता है? बोलिए। जी सर। मिलता है? कहाँ? सर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं मिलता है ना? मीनल, देखा है आपने, आप जिस स्कूल में है उस स्कूल में दिया जाता है इस तरीका का गाइडेंस? ये सर गाइडेंस चाहिए रहते, ऐसा नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाता ना? चलो स्कूल में नहीं, नहीं ये मिलता, हमारे देश की जब विडंबना है कि हम बच्चों को मतलब गाइडेंस नहीं पाते। बहुत बढ़िया। मतलब आप कहीं भी देखो, किसी भी एंगल से देखो, जिस गाइडेंस की हमें आवश्यकता है उस गाइडेंस का कहीं तक, दूर दूर तक उसकी उपलब्धि हमें दिखाई नहीं देती है। और यदि सोचो ये सारा गाइडेंस हमें मिल जाता जिस समय पर हम कार्यरत थे, जिस समय पर हम वर्क कर रहे थे इस विषय में, उस समय यदि हमें गाइडेंस मिलता तो ये हमारी जो दशा है ना, ये दशा हमारी नहीं होती। हम अपनी प्रोग्रेस बहुत आगे तक करके गए होते, हम बहुत सारे क्षेत्रों में अव्वल नंबर होते, हम बहुत सारे क्षेत्रों में अपना नाम स्थापित करने वाले होते, है ना? पर ऐसा होता ही नहीं है। इसीलिए यदि हम ये देखें ना कि शैक्षिक निर्देशन मिलता है, तो हमें लगता है मिलता होगा भी ना तो ना के बराबर लोगों को मिलता होगा। 1% माने यदि भारत की जनसंख्या 1 अरब 25 करोड़ है, तो उस 1 अरब 25 करोड़ में से एकाध करोड़ लोग होंगे जिन्हें प्रॉपर तरीके से मार्गदर्शन या निर्देशन दिया गया होगा।
बाकी का मुझे नहीं लगता कि किसी को इस तरीके का निर्देशन दिया गया होगा या कोई देता होगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। लेकिन आप यदि कभी सक्षम बनो, आपके हाथ में कमान आए, तो आप बुद्धिपूर्वक इन निर्देशनों के ऊपर कुछ ना कुछ काम करें। इसके लिए आपको हम निर्देशन का ज्ञान कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपको व्यावसायिक निर्देशन के बारे में बताना। देखिए, व्यावसायिक निर्देशन के लिए हम यदि देखें सामान्य रूप से, जो व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जाता है ना, ये का तात्पर्य होता है कि आप अच्छे व्यवसाय से जुड़े, है ना। अब ये अच्छा व्यवसाय क्या होता है, तो ये देखो, भारत का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं आपको कह सकता हूं कि यहाँ बालक शादी होने तक, है ना, मतलब ये मान के चलो 25 की उम्र तक बालक अपने पिता पर डिपेंड होता है। वो अपने पिता की कमाई हुई संपत्ति को ही खर्च करता रहता है। 25 को नहीं मानो तो आप 21 साल तक तो आप ये मान के चलिए कि 100% वो डिपेंड ऑन हिज और हर पेरेंट्स। हमारे पास कोई भी अर्निंग स्कोप नहीं होता है जिसके जिसके आधार से हम कुछ कमाते हों। हमारे पास जो शक्ति है, जिस विषय में हम अध्ययनरत हैं, जो हमारे पास ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम सकारात्मक कार्यों में या रचनात्मक कार्यों में ना लगाकर उसे न जाने किस फील्ड में लगाते हैं। और जो शक्ति और जो श्रम हमारा उत्पादक होना चाहिए था, वो शक्ति और श्रम हमारा उत्पादक ना होकर डिपेंडेंसी के ऊपर ही कन्वर्ट होता जाता है। मतलब आप ये मान के चलिए, ग्रेजुएशन मैंने 6 साल में हमने पढ़ना चालू किया तो 16, और 3 साल का ग्रेजुएशन किया तो 16 3 19, और 2 साल का हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो 21, और 1-2 साल हम स्ट्रगल करते हैं तो 23 साल तक, 23 इयर्स तक हम डिपेंड करते हैं अपने पेरेंट्स पर। हमारे पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है भारतीय बालकों के पास। यदि उनसे कहा जाए कि आपको कुछ खर्च करना है या कहीं एडमिशन लेना है, तो वो कहते हैं मैं अपने पिता से लेकर आऊंगा। और इवन यदि पिताओं के पास भी कुछ नहीं होता है तो वो बेचारे अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, अपनी फसल को बेचते हैं, अपने ना जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को मारते हैं। उसके बाद हमारी आवश्यकताएं या हमारी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इनसे कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हम 25 साल के हो जाते हैं, 23 साल के हो जाते हैं, और उस समय तक हम 1 रुपए कमाने की विद्या विकसित नहीं कर पाते हैं, जिसके आधार से हम कुछ रुपए कमाएं और कमाने के बाद सेल्फ डिपेंड हो सकें। आपको ज्ञात होगा कि महात्मा गांधी ने जो बुनियादी शिक्षा का कंसेप्ट दिया हुआ था हमारे लिए, तो वो बुनियादी शिक्षा का कंसेप्ट ही यह था कि बालक कैसे अपने हाथ पांव और आंखों कान का उपयोग करके अपनी सोर्स ऑफ इनकम है इसको बढ़ाए। तो बोले क्या कर सकता है व्यक्ति, तो बोले और नहीं कुछ तो टोकरी बनाना सीखे ना भाई। टोकरी वो होती ना, बांस के वो लेकर आते हैं और उससे टोकरी बनाते हैं, उसके विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। अब तो बांस से वो क्या बोलते हैं, फर्नीचर भी बनने लगा है। तो ये बनाओ ना, किसने मना किया, पर हम तो डिपेंडेंसी ही रखते हैं। मतलब जो व्यावसायिक उन्नति के विषय में हमारा काम होना चाहिए था, वह व्यावसायिक उन्नति के विषय में हम सब जीरो ही हैं। हमारे पास कोई भी नए तरीके नहीं है जिसके आधार से हम कह सके कि हमारी व्यावसायिक उन्नति हो रही है। मान के चलते ना आप, ये बात सत्य है। चलो अब हम थोड़ी सी चर्चा व्यावसायिक उन्नति के विषय में फॉरेन कंट्री की अपेक्षा भी करते हैं। जब आप लोग जो 4 देशों की तुलनात्मक शिक्षा, जिसमें से अमेरिका, ब्रिटेन, चीन या ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों से भारत की जब तुलनात्मक शिक्षा के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो वहां पर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि संपूर्ण शिक्षा का उत्तरदायित्व लोकल निकाय का होता है। एलिमेंट्री एजुकेशन तक, माने 14 साल तक आप होते हो तो पूरी शिक्षा फ्री होती है, गवर्नमेंट की ओर से होती है। और इस शिक्षा का दायित्व वहां के जो लोकल गवर्नमेंट होती है, वो लोकल गवर्नमेंट पूरी शिक्षा का उत्तरदायित्व निर्वहन करती है। तो पेरेंट्स पे इसका कोई भी खर्च नहीं आता है। सेकंड नंबर का पॉइंट, जैसे ही बच्चा 14 साल को पार करता है, उसके बाद बच्चा कुछ ना कुछ अपने पॉकेट मनी के लिए बाजार में काम ढूंढता है।
अब क्या काम कर सकता है, तो उन्होंने बताया उसमें कि वो बालक अपने जीवन बसर करने के लिए पेट्रोल पंप पे काम करता है, पेट्रोल भरता है, जो मॉल है वहां मॉल पे काम करता है, जो शॉप है वहां पे काम करता है, किराने की शॉप है, कपड़े की शॉप है, या जो अन्य मार्केट में दुकानें हैं वहां पर वो काम करता है, और काम करने के बाद एक अच्छी खासी सैलरी वहां से लेता है। तो आप देखिए कि वो 16 साल में ही वहां सेल्फ डिपेंडेंसी की ओर आगे बढ़ने लगता है। और हमारे यहाँ हमें लगता है साहब हम तो पढ़ रहे हैं इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपने ना अपनी क्या बोले माता पिता के ही माथे पे चढ़े रहते हैं, और उनका ही खाना पीना और खर्चे पॉकेट मनी भी हम उनसे ही अर्न करने की कोशिश करते हैं, उनसे ही छीनने की कोशिश करते हैं। और फॉरेन कंट्री में ये नहीं होता है। चलो, ये तो उसकी तरफ से, बच्चे की तरफ से सेल्फ डिपेंड की बात करता हूँ। उसके बाद यदि हम विषयों की ओर से दृष्टि देखें तो हमारे यहाँ आप ग्रेजुएशन करते हुए, माने आप ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास किसी भी फील्ड की है तो आपके लिए मार्केट में कोई जॉब उपलब्ध नहीं है। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो इंजीनियरिंग फील्ड में आपको 20% से 25% तक जॉब उपलब्ध होती है। बाकी की 75% जो जॉब बची हुई है वो उसके बाद स्पेशलाइजेशन में काम करती हैं। इसका मतलब है आप यहाँ से चले ग्रेजुएशन तक पहुंचे तो आप 19 साल, है ना, 10 6 16 और 3 19, पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो 21 साल तक आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम डेवलप नहीं होता है, या आप ऐसी कोई भी चीज तैयार नहीं करते हो जिससे आपकी इनकम हो, जिससे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़े, जिससे आपका मस्तिष्क किसी सृजनात्मक चीजों में कार्य करे। तो व्यवसायिक उन्नति कहां से होगी? आप इस क्षेत्र में सोचते ही नहीं। या आप देख लो जितने भी हमारे शिक्षा के क्षेत्र हैं, उन शिक्षा के क्षेत्र में ग्रेजुएशन तक या आफ्टर 12th तक कौन सा हम कमाने वाली स्कीम डेवलप कर पाते हैं? ग्रेजुएशन तक कौन से हमारे पास रिसोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो जाते हैं जिसके आधार से हम बैठ के ये कह सकें कि हमारी शिक्षा ने हमें इस विषय में मास्टर बना दिया है और मास्टर बनने के बाद हम इतना कमा सकते हैं। आप अन्य देशों की अपेक्षा से देखो तो जो अन्य देश के, जापान में देख लो, आप चाइना में देख लो, देखो ये बोले ना ये फला कंपनी का डायरेक्टर है और उम्र कितनी है, बोले 23 साल डायरेक्टर बन गया। इन्होंने ये उड़ती हुई कार का आविष्कार किया हुआ है, तो ये कार चलती भी है और उड़ती भी है। आपने सोशल मीडिया पे ऐसे कई नमूने वाली कारें देखी होंगी कि सामने यदि ट्रक वो खड़ी हुई ना, कार खड़ी हुई है तो उसके टायर अपने आप निकलते हैं, कार अपने आप ऊंची होती है और उसके ऊपर से निकलकर चली जाती है। ये हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? हमारे देश में इस तरीके की विद्या या इस तरीके का ज्ञान हमें क्यों नहीं दिया जाता है? हमारे यहाँ का वो इंजीनियर जो इंजीनियरिंग कर रहा है उसको ना फ्यूज डालना नहीं आता, वो फ्यूज डालने के लिए भी उसको फोन करता है, फिर वो आता है बाहर से और वो 100 रुपए लेता है और फ्यूज डाल के जाता है, साहब हमारे घर की लाइट खराब हो गई। हमारे घर के छोटे छोटे से उपकरण खराब हो जाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है बालक, उसको स्क्रू ड्राइवर पकड़ना नहीं आ रहा है। तो अब आप कहते हैं ना साहब मैं इंजीनियर निकला, मैं एमबीए निकला, मैं एजुकेशन एमएड करके निकला, और हमें ब्लैक बोर्ड पर खड़े होते नहीं आता है कि ब्लैक बोर्ड पर किस एंगल से खड़े होकर हम कक्षा का प्रशासन करें। अथवा जिस दिन हम जॉब लेने के लिए जाते हैं ना तो हमारे स्टमक में ना बटरफ्लाई होने लगती है, हमें घबराहट होने लगती है, हम बार बार टॉयलेट जाने लगते हैं। भाई क्यों? कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? अब आप बताओ, तो जो आपको मास्टर डिग्री मिली हुई है जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में आपका ये हाल है, तो क्या हम इसको अपनी व्यवसायिक उन्नति मानेंगे? चलो व्यवसायिक उन्नति पे फिर से एक बार फिर से अपन इसको ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन से कंपेयर करते हैं। तो आपने एक चीज को नोटिस किया होगा कि जितने भी क्रिकेटर और हमारे जो अच्छे मंत्री हैं ये कभी बीमार होते हैं तो ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ही इलाज कराने क्यों जाते हैं? कभी आपने इसको नोटिस किया है? उसके पीछे राज ये है कि वहां हर एक चीज का स्पेशलाइजेशन होता है, हर एक चीज का स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे हमारे यहाँ केवल आंख का डॉक्टर होता है,
माने जो डॉक्टर है ना वो आंख का डॉक्टर है। अब आपको पता है एक आंख में कम से कम 3 चीजें तो बाहर हमें दिखाई देती है। एक वो व्हाइट एरिया जो जिसके आधार से हम पूरी आंख कहते हैं, फिर उसके बाद एक जो काला एरिया जो व्हाइट से थोड़ा छोटा होता है, और वो बीच में वो रेटिना जो चमकता रहता है, मसूर मसूर समझते हैं ना, मसूर के दाने के जैसा। ये 3 पार्ट इसके स्पेशल हैं जिसके आधार से हमें दिखाई देता है। तो भारत में तो केवल आंख का डॉक्टर है ना, पूरी गोलक का ही पूरा डॉक्टर होता है, पर अमेरिका में वो पूरी गोलक का डॉक्टर नहीं होता है, अपितु एक एक चीज का स्पेशलाइजेशन होता है। यदि आपकी ये व्हाइट है ना, उस पे यदि कोई खराबी आती है तो वो उसको ही देखता है, आपके कार्निया को नहीं देखता, आपके रेटिना को नहीं देखता। वो रेटिना का अलग डॉक्टर है, वो आपको अलग परामर्श देगा। और हमारे यहाँ जो झोला छाप डॉक्टर है ना, उससे आप पेट का दर्द भी दिखवा लो, आपके मुंह का दर्द भी दिखवा लो, हार्ट अटैक की भी दवाई ले लो, उसके बीपी की भी दवाई ले लो, उससे ना खाज की भी दवाई ले लो, आपको जो चाहिए वो हमारे यहाँ का बैठा हुआ BHMS या MDMS वो सारी दवाई देने के लिए सक्षम है। यही कारण है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो हमारे यहाँ उपचार नहीं कराते हैं, हम तो परवश उपचार कराते रहते हैं। यही कारण है कि सारे के सारे लोग, वहाँ की शिक्षा पद्धति इतनी अच्छी है, आपको हर एक विषय में मास्टर बनाया जाता है, हर एक विषय का आपको एक्सपर्ट बनाया जाता है, हर एक विषय में आपकी खोज होती है। यही कारण है कि चिकित्सा के क्षेत्र में आज तक भारत को एक भी नोबेल प्राइज पुरस्कार नहीं मिला हुआ है। फिर से बोलूं, फिर से नोट करना, जब से ये नोबेल प्राइज दिया जा रहा है 1919 से, तब से लेकर आज तक भारत में किसी भी डॉक्टर को नोबेल प्राइज से सम्मानित नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ उतना सूक्ष्म अध्ययन होता ही नहीं है। ठीक है ना? मानते हो ना आप सब लोग इस बात को? हमारे यहाँ इस तरह का अध्ययन अध्यापन होता ही नहीं है जिसके जिसके आधार से आपको नोबेल जी प्राइज सर। के लिए नॉमिनेट किया जाए, जिसके कारण से आपको नोबेल प्राइज के लिए क्या कह रहे हैं, इंस्पायर किया जाए। ऐसा देखने को मिलता ही नहीं साहब, हमें मिलता ही नहीं तो हम करते ही नहीं, करते ही नहीं तो होता ही नहीं, होता ही नहीं तो बस 0 बटे सन्नाटा, सब कुछ भी नहीं हमारे पास बचता है। फिर अब आप सोचो किस तरीके की हमारी शिक्षा पद्धति हमारे लिए विकसित करनी है और किस तरीके से हमें मार्गदर्शन दिया जाए जिससे हम एक योग्य शिक्षा की ओर ध्यान दें। व्यावसायिक उन्नति के विषय में देखो कि अधिकांश जो बच्चे होते हैं ये वही काम करते हैं जो उनके पेरेंट्स कर रहे होते हैं। कोई एक बालक होता है जो लीग से हटकर कोई नया काम करने की कोशिश करता है, कोई एक ऐसा, हजारों में एक व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसके पिता तो रिक्शा चलाते थे और उसने IAS IPS के लिए ज्वाइन कर लिया। कोई एक व्यक्ति लाखों में करोड़ों में निकल के आता है और वही सोशल मीडिया पे छाया रहता है और हमें ये बताया जाता है, देखो देखो देखो। अरे भैया ये एक ही नहीं है रिक्शा चलाने वाला, थोड़ी नजर उठा के तो देखो, हजारों लोग हैं अकेले इंदौर में जो रिक्शा चलाते हैं, उन सबके बच्चे ऐसे ही हैं क्या? कुछ यही सरकमस्टेंस चलते हैं, हमारी राजनीतिक परंपराएं ऐसी चलती हैं जिसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता कि साहब अब कुछ नहीं कहो इसको, है ना, इस मुद्दे को हम छेड़ते ही नहीं है। अब आप देख लो हमारे यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है वह व्यावसायिक शिक्षा पद्धति 12वीं तक तो बच्चे को विषय चयन करने के लिए ही तैयार नहीं करती। बेचारा उस समय भी कंफ्यूज्ड ही रहता है, मुझे क्या विषय लेना है, क्या लेना चाहिए। और हमारी और आपकी यदि हम बात करें ना, तो हमारे और आपके बीच में भी यही स्थिति हमारी बनी हुई है कि हम सोचते हैं काश यदि हमें उस समय सही तरीके से गाइड किया जाता तो आज हम भी योग्य विषय के साथ अपने किसी अच्छे पद पर बैठे हुए होते और अच्छी सैलरी हम ले रहे होते। ये आज भी हमें व्यावसायिक विकास के विषय में उस समय हमें गाइडेंस नहीं दिया गया, तो आज भी हम अपने आप को ना रोते हुए मुंह में ही दिखाई देते हैं। सर यदि 12th में, सर हमें 10th में यदि ऐसा हो जाता, सर हमें पढ़ाने वाले ऐसे होते, वो मतलब हम ये हमेशा फील करते हैं कि इस तरीके की हमारी उन्नति नहीं हो पाई है। तो ये केवल हमारा ही नहीं है, ये जितना भी तबका हमसे जुड़ा हुआ है, माने शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वो सारा का सारा तबका इस विषय पर नाखुश है कि उसकी व्यावसायिक उन्नति के लिए आज तक किसी ने परामर्श नहीं दिया।
एक बालक है ना, जैसे अन्य क्षेत्रों, एजुकेशन क्षेत्र का हाल इसलिए भी बुरा है क्योंकि आप देखो कि जो बालक सबको देखता है, सब कुछ पढ़ता है, बेचारे ने वहां से ग्रेजुएशन किया है ना साइंस से, साइंस में देखा कि स्कोप अब दिख नहीं रहा है तो उसने आके एमबीए कर लिया। एमबीए करने के बाद भी लगा कि यार यहाँ भी कोई स्कोप नहीं है तो बोले चलो बीएड कर लेते हैं। भाई तूने तो 3 फील्ड बर्बाद कर दिए। साइंस फील्ड को बर्बाद किया क्योंकि यदि जो शिक्षा आपने ग्रहण की हुई है उसके स्थान पर कोई और व्यक्ति लेता तो कम से कम अपना जीवन तो बसर करता। फिर आपने एमबीए किया, एमबीए की भी आपने 2 साल की फीस या 2 साल आपने खर्च किए, और उसके बाद तुमने बीएड की। और यहाँ भी यदि व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तो टीचर बन के ना वो चाहता चलो कुर्सी पे बैठ के आराम से, कुछ नहीं है गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, आराम से 25-30 हजार रुपए मिलेंगे, जीवन बसर करेंगे। क्यों भाई? तो ना तो इस क्षेत्र का कल्याण होता है साइंस का, ना कल्याण हुआ एमबीए का, और ना ही कल्याण हो पाता है एजुकेशन का। और यही कारण है, आप देख लो अधिकांश गवर्नमेंट विद्यालयों में अभी सोशल मीडिया पे आप लोग देखते होंगे कि सबसे ज्यादा यदि जब प्राइवेटाइजेशन हुआ ना बैंकों का, सॉरी बैंकों को जब विलय किया गया ना तो और प्राइवेटाइजेशन के लिए बात की गई तो उसमें कहा सबसे पहले तो एसबीआई बैंक को ही प्राइवेट कर दो क्योंकि यहाँ के व्यक्ति कुछ करने के लिए ही तैयार नहीं है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें उठ रही थी। क्यों? क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं ना कि वो नीचे बैठ के ना क्या पबजी खेल रहे होते हैं, पर आप उनसे जाके पूछो तो आंख उठा के देखने को ही तैयार नहीं, अपने आप को इतना बिजी दिखाते हैं। तो साहब आप उन्नति कैसे करोगे? देश की उन्नति कैसे होगी? लोगों की उन्नति कैसे होगी? लोगों ने अपने अकाउंट उसको छोड़ के दूसरे बैंकों में खुलवा लिए, भाई चार्ज लगता है, सुविधाएं तो मिलती हैं, सुना ना ये बात को आप लोगों ने? तो हम उसी देश के वासी हैं और हमारे ही देश की ये व्यावसायिकता चल रही है। मान लो हम बैंक में अकाउंट खुलवाए ना तो कितनी मगजमारी है भाई साहब बैंकों में अकाउंट खोलने में। आप एसबीआई में अकाउंट खोल के देख लो, बैंक हमारा है, चार्ज हम देते हैं, फिर भी अकाउंट खोलने में हफ्तों लग जाते हैं साहब। ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये चाहिए। ये तो अच्छा हुआ जिसने ये एटीएम बना दिए, वरना अपना पैसा खुद को ही लेने में ना पसीना आ जाता, लाइन में लग लग के। सुबह जाते सब, शाम को लौट कर आते क्योंकि सब पैसे निकलवाने गए थे आज हम बैंक। ये हालत है, ये आलम है। अब व्यवसायिक उन्नति कैसे होगी? व्यवसायिक संतुष्टि कैसे होगी? आप जिस व्यवसाय में जुड़े हुए हो उस व्यवसाय की उन्नति के लिए कहां से सोचोगे, कैसे करोगे? आप बताओ ये सारी बातें। ये बहुत सारा कंसेप्ट है इस विषय में, जिसमें हर एक क्षेत्र में एक मोटिवेटर होना चाहिए, हर एक क्षेत्र में एक इंस्पायरेशनल व्यक्ति होना चाहिए, हर एक क्षेत्र में वो एक से काम नहीं चलेगा, इनका ग्रुप होना चाहिए। हर एक शहर में, हर एक विद्यालय में उसकी पकड़ होनी चाहिए। अरे जब कई बार ऐसा हुआ, अभी एडमिशन के लिए कुछ स्कूलों में जाकर संपर्क करना पड़ा। 10th के एग्जाम से पहले की बात है, मैंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कुछ स्कूल में जाकर काम करना पड़ा। तो वहां के जो क्या कहें फैकल्टी थी स्कूल्स की जो पढ़ा रही थी, वहां उनको हिंदी लिखना सही नहीं आ रहा है। ये हाल है। मैं के ऊपर 2 मात्राएं आएंगी, डॉट आएगा कि एक मात्रा डॉट आएगा। मैं और मई में क्या अंतर है? में भी हो सकता है बिना डॉट का में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? सर 2 मात्रा और 1 डॉट आएगा। एक शब्द जो होता है ना वो होता है, ये देखिए मैं, है ना। दूसरा शब्द होता है इसी में, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं फिर से लिख रहा हूँ, है ना। एक जो वर्ड होता है वो होता है मई विद बिंदी होता है, एक होता है माँ में एक की मात्रा में, और एक होता है। इसमें से सही कितने हैं आप बताओगे? सर ये ऊपर वाला जो 2 मात्रा वाला ना मैं, वो सही है। और सही ये मतलब जो
कैसा सही मतलब स्वाति कैसा? खुद के सेल्फ के लिए होता है मैं। वेरी ये एक ठीक है वचन के तो साथ आता है, और जिसमें चंद्र बिंदु के साथ आता है ना, मई, एक मैं भी होता है, तो वो हाँ बहुवचन के साथ आता है। और ये जो नीचे वाला सर एक मात्रा वाला मैं है, ये हम हाँ जैसे किसी में, किसी जोड़ने के लिए संयोजक होता है सर। वेरी गुड। ये गलत है मैडम, ये तो हिंदी में होता ही नहीं है। सर जो इसमें ये बिंदु में चंद्र है ना, बिंदु के जो साथ। आप एक वचन, जिसको आपने हाँ, एक ये वचन तो में नहीं कह होता है दिया ना, सर। फिर अभी तो आप कह रहे थे इसमें ये एक सर वचन में होता है। इसमें चंद्र ये बिंदु मैंने बोला, इसके साथ चंद्र बिंदु, ये नीचे वाला जो मैं है ना, इसके साथ जो चंद्र बिंदु लगता है चंद्र वो बिंदु भी संयोजक नहीं के होती रूप में चंद्र होता है। बिंदु। स्वाति आप जानते हो चंद्र चंद्र बिंदु बिंदु, किसे कहते हैं? इसको जो हाँ, लगती ना, जिस ये चांद चंद्र के साथ बिंदु बिंदु, होती है। हाँ, तो चांद के साथ इसमें बिंदु सिर्फ किस बिंदु में पे लगती है। लगती है? किस में के साथ लगती है इसमें चांद नहीं के लग साथ बिंदु? इसमें नहीं लगती सर, इसमें सिर्फ बिंदु लगती है। अरे मैडम मुझे ये बता दो, किस चांद के साथ चंद्र बिंदु लगती है? मैं के साथ चंद्र बिंदु लगती है भाई। सर है जी। जैसे माँ माँ लिखते हैं तो माँ में चंद्र बिंदु लगती है हाँ, सर तो फर्स्ट। माँ में चंद्र बिंदु लगती है। देखो, जितने भी आकारांत होंगे, है ना, जितने भी वर्ड हाँ, आकारांत, जैसे माँ है, पा है, जब आ वाला शब्द है, जैसे चांद है, उस पे चंद्र बिंदु लगती है। पर एक ही मात्रा के साथ चंद्र बिंदु किसी भी वर्ड पर आज तक आपने पढ़ी हो तो मुझे बता दीजिए। फहमीदा? फहमीदा मैडम हैं कि चली गई? यस सर। अच्छा मैडम, नहीं आप सर, है बताइए। ना, मैं क्या? और मैं पे डिस्कशन चल रहा है ना सर, हम है यही है सर। तीन में है ये इस पे हमारे डिस्कशन पास। चल रहा है ना सर, हम यहीं पर हैं, क्लास में ही हमारे हैं। पास तीन तीन वर्ड हैं, तीन वर्ड। जी एक तो सर। ये मैंने पहले ही खोल दिए हैं पत्ते इसके विषय में, कि जो एक में होता है ये तो होता ही नहीं है, जिसके साथ बिंदी नहीं होती है। एक ये में होता है जिसमें बिंदी होती है, और एक होता है मई, है ना। तो इसके लिए स्वाति मैडम ने कहा, ये तो जब हम सेल्फ को लिखते हैं तो ये मई बनाया जाता है ना, विथ बिंदी। जी और सर। ये जो होता जी है, सर। ये बताया था उसको कि जब हम एक वचन के साथ